हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मनीष सिन्हा यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ बाल गोविंद भगत, जिसे लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी ने, जो एक रेखा चित्र है जो बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन और संस्कृति का वर्णन करते हैं। इस पाठ के लास्ट में एमसीक्यूज टेस्ट भी होगा, तो आप लोग बच्चा वीडियो को बहुत अच्छे से देखना ताकि एक भी सवाल नहीं छूटे। तो चलिए आरंभ करते हैं क्षितिज भाग 2 का चैप्टर बाल गोविंद भगत। इस कहानी का मुख्य पात्र बाल गोविंद भगत है और इनका एक बेटा है जो कि थोड़ा सा कम बुद्धि वाला है और वो बोदा है, ठीक है। और इनकी एक पतोहू है, मतलब बहू है। लेखक के बारे में देख लेते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी, जिनका जन्म 1899 में बेनीपुर गांव, जिला मुजफ्फरपुर, अब बिहार में हुआ था, ठीक है। इसीलिए इनका नाम रामवृक्ष बेनीपुरी है, क्योंकि वो बेनीपुर के रहने वाले हैं। बचपन में ही इनके माता पिता का निधन हो गया। जीवन बहुत ही कठिनाइयों में बीता है। शिक्षा की अगर बात करें तो सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई किए हैं। 1920 से स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े रहे। कई बार जेल भी जाना पड़ा है और उनकी मृत्यु 1968 ईस्वी में हो गई है। देखते हैं पाठ का सार। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर थी और बाल पक गए थे। तो बाल गोविंद भगत ना तो बहुत ज्यादा लंबे थे, ना तो बहुत ज्यादा छोटे, ठीक है। वो मंझोले कद के थे और गोरे चिट्टे आदमी थे। लगभग उनकी 60 साल से थोड़ी ऊपर उम्र हो रही थी। बाल भी पक चुके थे। लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे। कपड़े भी बहुत कम पहनते थे। कमर में लंगोटी पहनते और सिर पर कबीर पंथियों सी कनफटी टोपी। सर्दियों में ऊपर से कंबल ओढ़ लेते। इसमें बाल गोविंद भगत के बारे में चित्रित किया गया है कि वो कैसे थे, ठीक है, कैसे दिखते थे, उनका पहनावा कैसा था, ठीक है, और वो किनको मानते थे। ये सारा चीज इसमें दिया गया। आगे देखते हैं। वे गृहस्थ होते हुए भी सही मायने में साधु थे। गृहस्थ का मतलब क्या होता है? जो शादीशुदा है, ठीक है। तो गृहस्थ होते हुए भी सही मायने में साधु थे। माथे पर रामानंदी चंदन का टीका, गले में तुलसी जड़ों की बेडोल बाला पहने रहते। उनका एक बेटा और एक पतोहू थे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। वे कबीर को साहब मानते थे। किसी दूसरे की चीज नहीं छूते और न बिना वजह किसी से झगड़ा करते। उनके पास खेती बाड़ी थी तथा साफ सुथरा मकान था। इससे क्या पता चलता है कि बाल गोविंद भगत का एक बेटा था और एक पतोहू थी, मतलब बहू थी, और वो कबीर को अपना साहब मानते थे। किसी का सामान को छूते नहीं थे, बिना बेवजह किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, खेती बाड़ी करते थे और उनका पास एक साफ सुथरा मकान था, ठीक है। खेत से जो भी उपज होती उससे पहले सिर पर लाद कर कबीरपंथी मठ ले जाते और प्रसाद स्वरूप जो भी मिलता उसी से गुजर बसर करते। मतलब खेती बाड़ी में जो भी उत्पादन होता वो सबसे पहले कबीरपंथी मठ ले जाते, वहां पे चढ़ावा करते, फिर प्रसाद के रूप में जो भी बचता उसको वापस घर लेके आते और उसी से गुजर बसर करते। वे कबीर के पद का बहुत मधुर गायन करते। आषाढ़ के दिनों में जब समूचा गांव खेतों में काम कर रहा होता, तब बाल गोविंद पूरा शरीर कीचड़ में लपेटे खेत में रोपनी करते हुए अपने मधुर गानों को गाते। बाल गोविंद भगत कबीर के पद को गाया करते थे और समूचा गांव जब खेत में काम कर रहा होता है तो बाल गोविंद भगत भी खेत में काम कर रहे होते। पूरा कीचड़ से लथपथ उनका शरीर होता और वो रोपनी करते हुए अपने मधुर गानों को गाते, ठीक है। कबीर के पद उनको गाना अच्छा लगता था, वो उनको गाते हैं। भादों की अंधियारी में उनकी खंजरी बजती थी। खंजरी एक तरह का वाद्य यंत्र है, ठीक है, एक तरह का वाद्य यंत्र बोल सकते हैं हम लोग। जब सारा संसार सोया होता तब उनका संगीत जागता था। मतलब जब लोग सोए हुए हैं तो वो क्या कर रहे हैं? वो खंजरी बजा रहे हैं, ठीक है, और गाना गा रहे हैं। कार्तिक मास में उनकी प्रभातियां शुरू हो जाती। वे अगली सुबह नदी स्नान को जाते और लौटकर पोखर के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर बैठ जाते और अपना गाना शुरू कर देते। तो कार्तिक मास में, मतलब कार्तिक के महीने में सुबह सुबह वो स्नान करने के लिए जाते और लौटकर वो क्या करते? वो एक पोखर के ऊंचे भिंडे पर बैठकर खंजर लेकर के जाते, वहां पे बजाते, गाना गाते, ठीक है। इस तरह से मशगूल रहते थे। गर्मियों में अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। उनकी संगीत साधना का चरमोत्कर्ष तब देखा गया जिस दिन उनका इकलौता बेटा मरा, ठीक है। तो गर्मी के दिनों में आंगन में आसन जमा के बैठते और जब उनका बेटा मरा तो उस टाइम संगीत साधना का अलग ही एक रूप देखने को मिला। कैसे? आगे समझते हैं। बड़े शौक से उन्होंने अपने बेटे की शादी करवाई थी। बहू भी बड़ी सुशील थी। उन्होंने मरे हुए बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रखा था तथा उस पर
कुछ फूल बिखरा पड़ा था। अब हुआ क्या कि वो तो अपने बहुत शौक से अपने बेटे की शादी करवाए। उसका जो बेटा था वो थोड़ा मंदबुद्धि था, ठीक है, थोड़ा बोदा था। बहू बहुत अच्छी थी, बहुत सुशील थी, और जब उनका बेटा मरा तो फिर वो अपने आंगन में चटाई पर लिटाकर सफ़ेद कपड़ा से उसको ढक दिया, ठीक है, और उसके ऊपर फूल बिखरा पड़ा था। सामने बाल गोविंद जमीन पर आसन जमाए हुए गीत गाए जा रहे थे और बहू को रोने के बजाय उत्सव मनाने को कह रहे थे। अब सोचो, उनका बेटा मर गया है तो बहू रो रही है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि देखो, रो मत, रोने के बजाय उत्सव मनाओ। चूंकि उनके अनुसार आत्मा परमात्मा पास चली गई है, ये आनंद की बात है। उन्होंने बेटे की चिता को आग भी बहू से दिलवाई। अब सोच के देखो, उनका बेटा मर गया है, वो आनंद से गाना गा रहे हैं, ठीक है, और अपने बहू को भी बोल रहे हैं कि देखो, गाना मत गाओ, दुखी मत हो, ठीक है, उत्सव मनाओ, क्योंकि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। और यहाँ तक कि अपने बेटे की चिता को आग भी वो अपने बहू से दिलवाते हैं। आज के समाज में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं अपने चरित्र के माध्यम से बाल गोविंद भगत ये भी दिखाना चाह रहे हैं, और रूढ़िवादी धारणा को कहीं ना कहीं वो नहीं मानते थे, उनका खंडन करते थे। आगे समझते हैं, रूढ़िवादी धारणा का मतलब क्या होता है? जो पुरानी परंपरा चला आ रहा है, ठीक है, उसको एकदम मानना और आधुनिक समय को नजरअंदाज कर देना, ठीक है। जैसे श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, बहू के भाई को बुलाकर उसके दूसरा विवाह करने का आदेश दिया। बहू जाना नहीं चाहती थी, साथ रहकर उनकी सेवा करना चाहती थी, परंतु बाल गोविंद के आगे एक ना चली। उन्होंने दलील दी, अगर वो नहीं गई तो घर छोड़कर वो चले जाएंगे। तो जब उनके बेटे की श्राद्ध पूरी होती है तो बाल गोविंद क्या करते हैं, बहू के भाई को बुला लेते हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं कि इनकी दूसरी शादी करा दो। लेकिन बहू जाना नहीं चाहती थी, वो सोचती थी क्या कि बाल गोविंद का वो रहकर सेवा करेगी, ठीक है, उनका देखभाल करेगी। लेकिन बाल गोविंद भगत उनके बारे में सोच रहे थे, ठीक है, और वो क्या बोलते हैं कि नहीं, तुम चले जाओ, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। मतलब देखो कितना, मतलब बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा स्टोरी है ये। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उनके अनुरूप ही हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान को जाते। गंगा 30 कोस दूर पड़ती थी, फिर भी वे पैदल ही जाते थे। घर से खाकर निकलते तथा वापस आकर खाते थे और बाकी दिन उपवास रहते। किंतु अब उनका शरीर बूढ़ा हो चुका था। अब सोचो, जैसे समय के साथ साथ स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े, ठीक है, कि उनका उम्र 60 से ऊपर था, मतलब 60 वर्ष से ज़्यादा के वो थे। उनके बावजूद भी वो गंगा स्नान को जाते थे और वो 30 कोस दूर थी, ठीक है। तो घर से खाकर निकलते और वापस जब वहां से आते तब खाना खाते थे, और बीच का जितना भी टाइम था उस टाइम तक वो भूखे रहते थे, ठीक है। तो बूढ़े भी हो चुके थे, उनका शरीर कमजोर भी हो चुका था। इस बार लौटे तो तबीयत खराब हो चुकी थी, किंतु वे व्रत छोड़ने वाले नहीं थे। वही पुरानी दिनचर्या शुरू कर दी। लोगों ने मना किया, यहाँ पे मना होगा, ठीक है, लोगों ने मना किया, परंतु वे टस से मस ना हुए, लोगों की बात नहीं माने कि छोड़ो हटा, बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, कुछ नहीं होगा, ठीक है, इस तरह से। लेकिन लोग समझ रहे हैं कि इनका बहुत ज़्यादा भी उम्र हो गया, इनको अपना ध्यान रखना जरूरी है, इनकी बहू भी चली गई है, ठीक है। एक दिन संध्या में गाना गाया, परंतु भोर में किसी ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो पता चला बाल गोविंद भगत नहीं रहे। तो यही था हमारा कहानी का संदेश देख लेते हैं। इसके बाद एमसीक्यू टेस्ट है, आप लोग रुकना, ठीक है, देखना आपका फुल में फुल मार्क्स आता है कि नहीं, वो चेक कर लेना। कहानी का संदेश देख लेते हैं। बाल गोविंद भगत कहानी का मुख्य संदेश यह है कि सही साधु वेशभूषा से नहीं बल्कि आचरण से बनता है, और गृहस्थी में भी रहकर भक्ति की जा सकती है। यह पाठ ग्रामीण जीवन का सुंदर चित्रण प्रस्तुत करता है, जिसमें बाल गोविंद भगत के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया गया है और दिखाया गया है कि मोह व प्रेम में क्या अंतर है, जिसका उदाहरण उनके पुत्र वधू के प्रति प्रेम और उनकी पुनर्विवाह की सलाह में मिलता है। बाल गोविंद भगत के माध्यम से सामाजिक कृतियों पर प्रहार किया गया है। इस कहानी में यह भी देखने को मिलता है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से सामाजिक कृतियां जो है, जो एक रूढ़िवादी धारणा है, जो बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं, ठीक है, उस पर भी प्रहार किया गया, उनको भी बताया गया कि किस तरह से वो गलत है, ठीक है। और मोह और प्रेम में क्या अंतर है ये भी बताया गया है। जिस तरह वो अपने पुत्र वधू को, ठीक है, मतलब अपने बहू को बोलते हैं कि ठीक है तुम चल जाओ, अपने घर जाओ, ठीक है, उसके भाई को सलाह देते हैं कि इसका दूसरा शादी करा दो, मतलब वो असल मायने में वो उससे प्रेम करते थे,
ठीक है, उनका ध्यान रखते थे कि अब तो पुत्र नहीं रहा, अब यहाँ पे रहेगी, मेरा सेवा करेगी, तो इनका पूरा जीवन खराब हो जाएगा। उससे अच्छा क्या करते हैं, इसको भेज देते हैं इसके भाई के साथ, इसका दूसरा शादी करा दे ताकि ये जीवन भर अच्छे से रहे, खुश रहे। ये सही मायने में प्रेम है। मोह से कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ वो नहीं देखे। ठीक है, तो ये इस कहानी से सीख मिलती है। आगे देखते हैं एमसीक्यूज। यहीं पे होता है चैप्टर खत्म। अब देखते हैं एमसीक्यू टेस्ट। अब देखते हैं कि किनका फुल मार्क्स आता है। आ देखे जरा किसमें कितना है दम। बाल गोविंद भगत किसके पल गाया करते थे? रहीम के, सूरदास के, कबीर के, तुलसीदास के? क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा कबीर के। नेक्स्ट, भगत जी का बेटा कैसा था? समझदार था, सुस्त और बोधा था, चालाक था, बुद्धिमान था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुस्त और बोधा था। बाल गोविंद के गीतों में कैसा भाव व्यक्त होता था? प्रभु मिलन का, देशभक्ति का, वियोग का? इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभु मिलन का। ठीक है, बाल गोविंद का व्यवसाय क्या था? मतलब वो क्या काम करते थे? खेती करते थे, दुकानदारी, पुस्तक विक्रेता थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो खेती बाड़ी में जुड़े रहते थे, खेती करते थे। भगत जी के बेटे का क्रियाक्रम किसने किया? बहू ने, लेखक ने, भगत जी ने, या फिर पड़ोसी ने? तो इसका आंसर हो जाएगा बहू ने। ठीक है, तो यहीं पे होता है हमारा कार्यक्रम समाप्त। इस चैप्टर का नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, या फिर नीचे पीडीएफ होगा डिस्क्रिप्शन में, उससे डाउनलोड कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।